हेलो विद्यार्थियों, मैं रवि कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएचपी कोचिंग में। तो जैसा कि विद्यार्थियों हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का सॉल्व पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसमें विद्यार्थियों मैं आपको देखिए सेट नंबर 1 सॉल्व करा रहा था। और विद्यार्थियों मैं आपको बता दूं, मेरे चैनल में प्ले लिस्ट बनी है। प्ले लिस्ट में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित सारे विषयों के अनसॉल्व पेपर सॉल्व कराए जाते हैं। और देखिए प्ले लिस्ट बनी है, अगर आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आप वहाँ पर आपको मेरे सारे वीडियो मिलेंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है ना, सेट बाय सेट। तो आज देखिए जो हम सॉल्व कर रहे हैं सेट नंबर 1 है भौतिक विज्ञान का। देखिए कुछ क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, ये तीसरा पार्ट लेकर के आया हूँ। देखिए 2 पार्ट में ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ, ठीक है ना। तो देखिए विद्यार्थियों घन नंबर से करना है आज। तो घन नंबर हमारा देखिए कह रहा है व्हीट स्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में उसकी भुजाओं के प्रतिरोधों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो देखिए विद्यार्थी क्वेश्चन करना है हमको, 3 नंबर क्वेश्चन, इसके बाद अथवा वाला भी दिया है, तो दोनों क्वेश्चन करेंगे आराम से, ठीक है ना। और देखिए विद्यार्थियों मैं आपको बता दूं, अगर आप जो है अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं यूपी बोर्ड में, तो आपको विद्यार्थियों अनसॉल्व पेपर सॉल्व करना जरूरी है, क्योंकि जो पेपर आपका बनता है बोर्ड का वो विद्यार्थियों अनसॉल्व पेपर से ही बनता है, ठीक है ना। चलिए देखिए घन नंबर से स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो देखिए विद्यार्थियों घन नंबर में व्हीट स्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में उसकी भुजाओं के प्रतिरोधों के बीच संबंध स्थापित कीजिए कह रहा है। चलिए देखिए विद्यार्थियों, जब व्हीट स्टोन सेतु जो हमारे देखिए विद्यार्थी जो वैज्ञानिक थे, इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, प्रोफेसर व्हीट स्टोन, ठीक है ना, उन्होंने देखिए इसके बारे में जानकारी दिया था। उन्होंने क्या किया था विद्यार्थियों, 4 प्रतिरोध लिए थे। देखिए पी क्यू आर एस नाम के 4 प्रतिरोध लिए थे, चारों को श्रेणी क्रम में जोड़ा था। और उनके एक विकर्ण पर जो बी डी हमारी भुजा है, इस पर देखिए गैल्वेनोमीटर और कुंजी K2 जोड़ा था। और एक विकर्ण देखिए जो हमारा AC विकर्ण है, यहाँ पर विद्यार्थी देखिए इन्होंने देखिए सेल को जोड़ दिया था और कुंजी K1 को जोड़ा था। इससे विद्यार्थियों क्या होता है, जो जैसे हमारे देखिए अगर एक प्रतिरोध का मान अज्ञात होता है, एक प्रतिरोध का मान अज्ञात होता है और 3 प्रतिरोध का मान दिया होता है, तो हम देखिए इसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान निकाल लेते हैं, ठीक है ना। मतलब 3 प्रतिरोधों का मान दिया होगा, ज्ञात होगा, और एक प्रतिरोध का मान अज्ञात होगा, ठीक है, तो उसको हम इससे निकाल लेते हैं, ठीक है ना। और देखिए विद्यार्थियों इसको मतलब इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है, इसको हम इस प्रकार मतलब व्यवस्थित करते हैं कि देखिए गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप न उत्पन्न होने पाए, ठीक ना। इस प्रकार इसको व्यवस्थित किया जाता है, जैसे धारा प्रवाहित की जाती है, तो इस प्रकार मतलब व्यवस्थित करते हैं चारों प्रतिरोधों को कि गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप मतलब धारा मापी इसी को बोलते हैं, इसी को मतलब कोई विक्षेप उत्पन्न ना होने पाए, ठीक है। तो इसका यही काम विद्यार्थियों कि जैसे 3 ज्ञात प्रतिरोध होंगे, मतलब 3 प्रतिरोधों का मान ज्ञात होगा और एक प्रतिरोध का मान अज्ञात होगा, उसी का मान इससे निकाला जाता है। इसका मतलब यही पूरा स्टोरी है। तो यही आपको वहाँ पे लिखना भी है। देखिए ये यहाँ पे मैं लिख के भी रखा हूँ, यही इसमें देखिए लिखा विद्यार्थियों, इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर व्हीट स्टोन सेतु ने 3 ज्ञात प्रतिरोधों की सहायता से एक अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने की एक व्यवस्था बनाई। इसके 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं और एक विकर्ण में गैल्वेनोमीटर व दूसरे विकर्ण में सेल जोड़ते हैं, तब सेल द्वारा इस व्यवस्था में धारा प्रवाहित करते हैं। तो चारों प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप उत्पन्न न होने पाए, ठीक है ना। देखिए आगे भी देख लेते हैं इसके। तो देखिए विद्यार्थियों गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप उत्पन्न न होने पाए, इस स्थिति में व्हीट स्टोन सेतु संतुलित अवस्था में माना जाता है। इसके बाद विद्यार्थियों इसके देखिए सूत्र होता है, तो सूत्र देखिए किस प्रकार निकालते हैं मैं आपको बता देता हूँ। बाकी देखिए इसमें तो मैं करके रखा हूँ, लेकिन आपको बता देता हूँ ये सूत्र आप किस प्रकार निकालेंगे, ठीक है ना। ये सूत्र आप किस प्रकार निकालेंगे, चलिए देखिए मैं चित्र से आपको बता देता हूँ। तो देखिए विद्यार्थी जब सूत्र जब निकालेंगे तो हेड डाल देंगे हम सीधा सूत्र। जैसे हमको तो पेपर में इसी प्रकार करना है। सबसे पहले तो ये फिगर बना देंगे, ठीक है ना, चारों प्रतिरोधों श्रेणी क्रम में लगा के जिस प्रकार बना है, और जो स्टोरी लिखी है वो स्टोरी लिख देंगे, ठीक है। और देखिए जब सूत्र निकालेंगे हम, तो सूत्र किस प्रकार निकालेंगे, देखिए इसमें हम किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे। किरचॉफ का द्वितीय नियम सूत्र निकालने के लिए क्या करेंगे, किरचॉफ के द्वितीय नियम से लिख देंगे, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से किरचॉफ का दूसरा नियम लगाएंगे। तो देखिए जैसे हमारे पास ये वाला पास देखिए, ये वाला, इसमें देखिए घूमेंगे हम इसमें। तो देखिए विद्यार्थी इसमें इस प्रकार घूमेंगे, फर्स्ट पास है हमारा ये, इसमें देखिए इस प्रकार घूमेंगे हम, इस प्रकार घूमना हमको। देखिए ABDA लिखेंगे, देखिए फर्स्ट पास ABDA में, ABDA में, इसमें हमको देखिए देखना है। तो देखिए ये इस प्रकार हम घूमेंगे, इस प्रकार, ठीक है ना, इस प्रकार हम घूमना है। देखिए तो I1P है पहले, तो I1P, फिर देखिए इस प्रकार घूमेंगे, जब इस प्रकार ऐसे चलेंगे ऐसे, तो देखिए उल्टा दिशा जा रही है, हम देखिए हम ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे ना, ऐसे ऐसे घूम रहे हैं। ये इस प्रकार ये धारक दिशा सही है, मतलब हमारी जिस प्रकार हम घूम रहे हैं धारक दिशा उसी प्रकार, लेकिन जैसे ऐसे I2 दिशा उल्टी हो जाए, I2 धारा जो है इसकी दिशा उल्टी हो रही है, तो माइनस लिख देंगे I2R,
बराबर 0, इसको पहला नंबर नाम देंगे। देखिए इसके बाद देखिए, अब देखिए सेकंड पास में लिखेंगे, सेकंड पास में, सेकंड पास, सेकंड पास क्या, देखिए ये वाला, इसमें भी इसी प्रकार घूमेंगे, देखिए इस प्रकार, इस प्रकार इसमें घूमेंगे इसी प्रकार। तो बी सी डी बी में, बी सी डी बी में, इसमें देखेंगे तो इस प्रकार घूमना। देखिए तो I1Q, तो I1Q, I1Q, अब जब इस प्रकार आएंगे इस प्रकार, तो देखिए धारा यहाँ के जा रही है ना, हम लेकिन इस प्रकार आ रहे हैं तो उल्टा है। तो -I2S बराबर 0, ये बन गया हमारा दूसरा, दूसरा बन गया ना। इसी को देखिए इस प्रकार कर सकते हैं, इसी को हम I1P बराबर उस प्रकार ले जाएंगे, उस साइड ले जाएंगे, देखिए I2R हो जाएगा ये, ठीक है ना। ये पहला, इसको इसको देखिए, चलिए यही पहला है, मतलब इसी को पहला नाम देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको ना देना नाम, ठीक है ना। इसको पहले समीकरण नाम दे देना इसको। इसी बार इसको देखिए, ये वाले को, तो देखिए I1Q जब उस साइड जाएगा ये, तो I2S हो जाएगा ये, इसको देखिए दूसरा नाम दे देंगे, है ना। इनको ना देना नाम, ठीक है, इनको इनको दे देना, इसको पहला नाम देना I1P बराबर I2R, पहला नंबर नाम देना, पहला समीकरण। I1Q बराबर I2S, दूसरा समीकरण नाम दे देना। अब इनको देखिए बटन में लगा देना, बस समीकरण 1 बटा समीकरण 2 लिख देंगे, लिख देंगे समीकरण 1, समीकरण 1 बटा समीकरण 2। तो हमारे पास देखिए I1P बटा I1Q बराबर I2R बटा I2S, I1 से I1 कट जाएगा, I2 से I2 कट जाएगा, हमारे पास मिलेगा P बटा Q बराबर R बटा S। ये देखिए हमारा सूत्र है, जब हमारा व्हीट स्टोन सेतु संतुलित अवस्था में होता है, मतलब गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं होता है, तब ये हमारा सूत्र है, P बटा Q बराबर R बटा S। यहाँ से हम 3 प्रतिरोधों का मान ज्ञात होगा, तो 1 प्रतिरोध का मान अज्ञात होगा, उसका मान यहाँ से निकाल सकते हैं। चलिए देखिए हमारा क्वेश्चन अब पूरा हो चुका है, इस बार अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थी अथवा वाला करेंगे। देखिए कह रहा एक तार का प्रतिरोध 16 ओम है, इसे पिघला कर पहले से आधी लंबाई का तार खींचा जाता है, नए तार का प्रतिरोध क्या होगा। चलिए देखिए अथवा में था, चाहे इसको करना था इसको करना था ना, दोनों 3-3 नंबर, दोनों मतलब दोनों में 3 नंबर मिलना था, चाहे ये करो चाहे करो। चलिए देखिए ये वाला हम कर लेते हैं, ये अथवा वाला। चलिए तो देखिए विद्यार्थियों घा का अथवा कर रहे हैं, अब घा का अथवा नंबर, घा का अथवा वाला है। कह रहा है कि एक तार का प्रतिरोध 16 ओम है, देखिए तो R1 का मान 16 ओम हो जाएगा, R1 का मान 16 ओम। एक तार का प्रतिरोध 16 ओम है, इसे पिघलाकर पहले से आधी लंबाई का तार खींचा जाता है, पहले से आधी लंबाई का तार खींचा जाता है, नए तार का प्रतिरोध ज्ञात करो। R2 का मान पूछ रहा है, R2 का मान। तो देखिए R2 बराबर होता है, सूत्र याद रखेंगे, R2 बराबर N स्क्वायर गुणा R1, ये वाला फार्मूला लगा देंगे, आराम से उत्तर इसका आ जाएगा। अब देखिए N बराबर, देखिए इसमें R1 का मान तो पता है, N क्या, देखिए N इसमें दिया है, देखिए N कह रहा है इसे पिघलाकर पहले से आधी लंबाई का तार खींचा जाता है, कह रहा है देखिए पहले से आधी लंबाई का तार खींचा जाता, कह रहा आधी लंबाई का तार खींचा जाता है, आधी लंबाई का तार खींचा जाता है। जब आधी लंबाई का तार खींचा जाता है तो N बराबर हो जाएगा आधा, 1/2, जितना कह दो उतना करना, आधा कर आधा कर देंगे, बस मान रख देंगे, उत्तर मिल जाएगा। देखिए तो R2 बराबर आ जाएगा N का मान 1/2, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा ये, गुणे R1 का मान 16 हो जाएगा ये। तो हमारे पास आ जाएगा R2 बराबर आएगा 1 का 2 बार 1, 2 दूनी 4 गुणे 16 हो जाएगा ये। तो इसके बाद जो हमारे पास आएगा 4 चौको 16 आएगा, तो R2 बराबर आ जाएगा 4 ओम। ये हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा, आपकी भी समझ में आया होगा। तो चलिए देखिए ये हमारा हो गया, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, अंगा नंबर करेंगे। कह रहा किसी समांतर प्लेट, कह रहा देखिए किसी समांतर प्लेट धारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो ये विद्यार्थियों देखिए मैं आपको मॉडल पेपर में करा चुका हूँ, तो ये नहीं कराऊंगा क्योंकि एक बार हो चुका है, तो आप देख सकते हैं मॉडल पेपर में प्लेलिस्ट बनी है, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो ये मॉडल पेपर क्वेश्चन हो चुका है। फिर कह रहा है इसकी धारिता कैसे बढ़ाएंगे, तो ये आपको बता दूंगा, ये एक मैल करा देता हूँ कि इसकी धारिता हम कैसे बढ़ाएंगे। चलिए देखिए इसको हम देख लेते हैं। देखिए विद्यार्थियों अंगा नंबर की समांतर प्लेट धारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, इसकी धारिता कैसे बढ़ाएंगे। देखिए हल, समांतर प्लेट धारित्र की धारिता के लिए व्यंजक मॉडल पेपर खंड या 6वां प्रश्न में हो गया है, मैं लिख दिया हूँ, देखिए आप देख लेना, ये हो गया है। अब देखिए धारिता कह रहा किस प्रकार बढ़ाएंगे, धारिता निम्न प्रकार से हम बढ़ा लेंगे। जैसे देखिए धारिता का सूत्र होता है C बराबर K एप्सिलॉन 0 A बटा D। तो देखिए C जो है समानुपाती है K के, और C जो है समानुपाती है एरिया क्षेत्रफल A के, और C जो है समानुपाती है 1/D के, तीनों के समानुपाती है, सॉरी
सी मतलब व्युत्क्रमणपाती होना पानी के, है ना। चलिए तो देखिए नंबर 1, यदि प्लेटों के बीच में परावैद्युतांक के का मान अधिक कर देंगे धारिता बढ़ जाएगी, मतलब इसको के को अगर परावैद्युतांक बढ़ा देंगे तो धारिता बढ़ जाएगी। और देखिए यदि प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो धारिता बढ़ जाएगी, अगर एरिया बढ़ा देंगे प्लेटों का तो भी सी का मान बढ़ना है। देखिए यदि प्लेटों के बीच की दूरी घटा देंगे तो धारिता बढ़ जाएगी, अगर देखिए ये व्युत्क्रमणपाती है, सी व्युत्क्रमणपाती होना पानी डी, तो अगर डी का मान घटा देंगे तो सी बढ़ जाएगा, है ना। अगर डी का मान हम बढ़ा देंगे तो सी घट जाएगा, है ना, ये तो होगा। तो इस प्रकार से हम ये कह रहा था धारिता निम्न किस प्रकार बढ़ाएंगे, तो बढ़ाने की बात कर रहा था, डी तो डी का मान घटाना पड़ेगा, तो इस प्रकार इसीलिए लिख दिया हूँ। यदि प्लेटों के बीच की दूरी घटा देंगे तो धारिता बढ़ जाएगी, तो ये आप इस प्रकार कर सकते हैं। चलिए ये हमारा हो गया। अब खंडिया देख लेते हैं। अगला देखिए विद्यार्थियों, खंडिया में छठवां क्वेश्चन कह रहा है बोर की क्वांटिमीकरण अपग्रहित क्या है। बोर की क्वांटिमीकरण अपग्रहित क्या है, इसका स्पष्टीकरण दे ब्रोगली द्वारा कैसे किया गया। बोर के परमाणु मॉडल की कमियां क्या हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा है, लेकिन चल देखिए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए तो देखिए विद्यार्थियों, खंडिया छठवां देखिए, बोर की क्वांटिमीकरण अपग्रहित क्या है, इसका स्पष्टीकरण दे ब्रोगली द्वारा कैसे किया गया, बोर के परमाणु मॉडल की कमियां क्या हैं। तो देखिए हल पहला देखिए लिखेंगे, बोर के क्वांटिमीकरण अपग्रहित लिख रहे हैं, तो पहला देखिए बोर का क्वांटिमीकरण का अपग्रहित है कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं, ये बोर ने बताया था, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिसमें उनका कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणज हो, जहाँ h हमारा प्लांक नियतांक है। दूसरा देखिए विद्यार्थियों, स्थायी कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं, यद्यपि उनमें अभिकेंद्र त्वरण होता है, अतः परमाणु का स्थायित्व बना रहता है। देखिए विद्यार्थी तीसरा है, जब परमाणु को किसी कारणवश बाहर से ऊर्जा मिलती है तो उसका कोई इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षा को छोड़कर किसी ऊंची कक्षा में चला जाता है, परमाणु की यह अवस्था उत्तेजित अवस्था कहलाती है। इलेक्ट्रॉन ऊंची कक्षा में केवल 10⁻⁸ सेकंड के लिए ठहरकर मूल अवस्था में वापस आ जाता है। इसके बाद विद्यार्थियों कह रहा था द ब्रोगली द्वारा बोर क्वांटमीकरण का स्पष्टीकरण करो, तो हेडिंग डाल देंगे द ब्रोगली द्वारा बोर क्वांटमीकरण का स्पष्टीकरण। तो देखिए विद्यार्थियों, जब हेडिंग डाल देंगे द ब्रोगली द्वारा बोर क्वांटमीकरण का स्पष्टीकरण, तो देखिए जो इलेक्ट्रॉनों की तरंग दैर्ध्य होती है विद्यार्थियों, वो परमाणु की परिधि के बराबर होती है। मतलब इलेक्ट्रॉनों की जो तरंग दैर्ध्य होती है, जो परमाणु होता है हमारा, जो मतलब हमारा परमाणु होता है, यहाँ पे नाभिक होता है, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन जो ऐसे चक्कर लगाते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं अपनी कक्षाओं में, अपनी स्थायी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, तो जो उनकी तरंग दैर्ध्य होती है इलेक्ट्रॉनों की, वो परमाणु की परिधि जो 2πr है उसके बराबर होती है। तो इलेक्ट्रॉनों की जो तरंग दैर्ध्य है एन लैम्डा इसको बोलते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है तो एन लैम्डा लिखेंगे, एन लैम्डा बराबर परमाणु की परिधि 2πrn के बराबर होती है। इसके बाद लिखेंगे द ब्रोगली के अनुसार तो लैम्डा बराबर h/p होता है, द ब्रोगली के अनुसार लैम्डा बराबर क्या होता है, h/p होता है। तो देखिए लैम्डा बराबर h का मान h जो कहते हैं, अब p देखिए p बराबर होता है m गुणा v, रेखी संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग, रेखी संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग, तो इधर m v रख देंगे। फिर लिखेंगे हम कि समीकरण 1 में लैम्डा का मान रखने पर, समीकरण 1 में लैम्डा का मान रखने पर समीकरण 1 कौन सा है, देखिए इसको समीकरण 1 बनाया था इसको, है ना। देखिए एन लैम्डा, देखिए एन लैम्डा का मान h/mv रख दिया, देखिए एन जब कहते हैं लैम्डा यहाँ लिखा था तो लैम्डा h/mv, तो h/mv रख दिया बराबर 2πrn लिख दिया जब कहते हैं। इसके बाद देखिए NH/2π हो जाएगा ये, है ना, क्योंकि देखिए MV उस साइड चला जाएगा, 2π इस साइड आ जाएगा, ये देखिए तो NH/2π अब MVRn, MVR क्या होता है, संवेग है, कोणीय संवेग, है ना। तो कोणीय संवेग L बराबर MVRn होता है, ये L का यहाँ पे L लिख सकते हैं क्योंकि L बराबर कोणीय संवेग का सूत्र है, ये L बराबर MVR होता है, MVR, तो एक L बराबर NH/2π आ गया, है ना, तो इसका स्पष्टीकरण हो गया। इसके बाद कह रहा था बोर मॉडल परमाणु मॉडल की कमियां बताइए, तो चलिए देखिए कमियां भी लिख देते हैं। तो बोर परमाणु मॉडल कमियां क्या है, पहले नंबर कमी है कि ये मॉडल एक इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं के प्रतिरूप को स्पष्ट नहीं कर पाता है। दूसरी कमी यह है कि यह मॉडल स्पेक्ट्रमी रेखा की सूक्ष्म संरचना की व्याख्या नहीं कर पाता। और तीसरी कमी देखिए इसकी, तीसरी कमी इसकी यह है कि यह मॉडल इलेक्ट्रॉन को केवल एक कण के रूप में मानता है, जबकि इलेक्ट्रॉनों में तरंग की प्रकृति भी होती है। और चौथी कमी यह है कि यह मॉडल वर्णक्रमीय रेखाओं की तीव्रता की व्याख्या नहीं कर पाता है। तो ये हमारा पूरा 5 नंबर का कंप्लीट हो गया।
अब बस आपको तैयार करना है इसको, एकदम के रेडी तैयार रखना। पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, आ भी सकता है, तो आपको 5 नंबर एकदम आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद इसका छठवें का अथवा था, अथवा भी देख लेते हैं, चलिए। तो देखिए इधर छठवें का अथवा करेंगे। अथवा में कह रहा है निरपेक्ष ताप T पर किसी कण की ऊर्जा KT कोटि की है, तो 27 डिग्री सेल्सियस पर ऊष्मीय न्यूट्रॉन के तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। इसी तरंगदैर्घ्य के फोटान की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। यहाँ पर के वोल्टेज मान्यतांक है। तो चाहे ये वाला करेंगे चाहे ये वाला करेंगे, मिलना 5 नंबर है। तो चलिए अथवा वाला भी सवाल है, तो मैं इसको सॉल्व करके आपको बता देता हूँ, चलिए। तो देखिए विद्यार्थियों, छठवें का अथवा कर रहे हैं हम। छठवें का अथवा कर रहे हैं हम। छठवें का अथवा में कह रहा है निरपेक्ष ताप पर T पर किसी कण की ऊर्जा देखिए KT कोटि की है। E बराबर दिया ऊर्जा, देखिए E बराबर है KT दिया, E बराबर KT। देखिए जहाँ जहाँ के क्या हमारा वोल्टेज मान्यतांक है, के हमारा वोल्टेज मैन नियतांक है, वोल्टेज मैन नियतांक के हमारा क्या है, वोल्टेज मैन नियतांक है। और देखिए जो वोल्टेज मैन नियतांक के का मान होता है वह होता है 1.38 गुणा 10 के पावर -23 जूल प्रति केल्विन। ये क्या है, केल्विन है, ये क्या है, केल्विन। ये होता है के का मान। इसके बाद देखिए अब कह रहा था 27 डिग्री सेल्सियस पर ऊष्मीय न्यूट्रॉन के तरंगदैर्घ्य गणना कीजिए। 27 डिग्री सेल्सियस पर कह रहा था, तो टी का मान है 27 डिग्री सेल्सियस। इसको देखिए हम केल्विन में चेंज कर लेंगे, तो 27 में जोड़ देंगे 273, तो ये हो जाएगा हमारे पास 300 केल्विन, ये हो जाएगा। इसके बाद हमको तरंगदैर्घ्य चाहिए, तो लैम्डा सूत्र लगाते हैं। लैम्डा बराबर सूत्र क्या होता है, H बटा कर्डी के अंदर 2m E या K उसी को बोलते हैं, तो E लिख देता हूँ, है ना, E ये होता है। तो देखिए H का मान क्या होता है, H का मान विद्यार्थियों 6.67 गुणे 10 के पावर -34। तो कि दिया रहेगा नित, है ना, ये दिया रहेगा आपको पेपर में पीछे, या बोर्ड पेपर में पीछे दिए रहते हैं मान। कर्णी फिर देखिए 2 लिख दिए M। द्रव्यमान देखिए, द्रव्यमान लिखेंगे किसका, किसकी बात कर रहा है, न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान रखेंगे, ये भी पेपर में लिखा लिखाया मिलेगा आपको। तो देखिए न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 गुणे 10 के पावर -27 गुणा ई की जगह क्या रखेंगे, KT रखेंगे। ई का ऊर्जा दिया था ना उसमें, KT रखेंगे, फिर के का मान टी का मान रख देंगे इसी में। तो देखिए लैम्डा बराबर 6.67 गुणे 10 के पावर -34 बट्टा कर्णी के अंदर देखिए इसका गुणा करा देंगे, इसका 2 सत्ते 14 हो जाएगा। ये 2 छक्का 12, 1 13, फिर 2 1 2, 1 3, 3.34 गुणे 10 के पावर कितना हमारे पास -27 गुणा, अब के का मान रखते हैं, तो 1.38 गुणा 10 के पावर -23, और टेम्परेचर कितना 300, तो यहाँ पे 300 रख देते हैं। इसके बाद देखिए लैम्डा बराबर 6.67 गुणा 10 के पावर -34 बट्टा कर्णी के अंदर। अब देखिए गुणा कराएंगे हम, देखिए इसका और इसका गुणा कराते हैं, तीनों का, है ना, 1 2 3, तीनों गुणा करा लेते हैं। जब देखिए तीनों गुणा कराएंगे आएगा हमारे पास 1382.76 आएगा। ये तीनों गुणा करा लेंगे, इतना आएगा। अब गुणे 10 के पावर कितना हो जाएगा, ये 7 3 10 2 4 50 हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का 50 हो जाएगा। फिर देखिए लैम्डा बराबर आएगा 6.67 गुणा 10 के पावर -34 बटा, ये बाहर आ जाएगा, तो 10 के पावर -25 बाहर आएगा, अंदर बचेगा कर्णी के 1382.76 ये बचेगा। इसके बाद देखिए लैम्डा बराबर 6.67 गुणे 10 के पावर -34 बटा, अब देखिए इसको बाहर निकालेंगे हम, है ना, इसको देखिए कक्षा 8 में पढ़ेंगे भाग विधि, वहाँ उससे निकलेगा, उस मेथड से। जब इसको हम बाहर निकालेंगे विद्यार्थियों, तो आएगा 37.2, है ना, भाग विधि से निकालेंगे। और गुणे कितना 10 के पावर है -25 ये, तो देखिए इससे काट देंगे इसको, है ना, तो लैम्डा कितना आएगा हमारे पास, लैम्डा बराबर हमारे पास आएगा 6.67 और बटा है 37.2 गुणा ऊपर बचेगा हमारे पास 10 के पावर
9 बचेगा ये ऊपर। इसके बाद आएगा हमारे पास लैम्डा बराबर, भाग देंगे देखिए तो 1.79 गुणे 10⁻−10, अर्थात लैम्डा आ जाएगा हमारे पास 1.79 एंगस्ट्राम, है ना। एंगस्ट्राम देखिए 10⁻−10 लिखा है ना, 1 एंगस्ट्राम बराबर 10⁻−10 मीटर के। फिर 10 के बाद ये देखिए ये इसको हटा देंगे, यहाँ एंगस्ट्राम लिख सकते हैं इसके आगे। अब कह रहा था फोटान की ऊर्जा भी बताओ, है ना, तो फोटान की ऊर्जा भी निकालना पड़ेगा। जब फोटान की ऊर्जा निकालेंगे देखिए ई बराबर क्या लगा देंगे, ई बराबर hc/λ, तरंग दैर्घ्य निकाल दिया। अब फोटान की ऊर्जा पूछ रहा है, सवाल में कह रहा है, पढ़ लेना। ई बराबर hc/λ, तो ई बराबर एच का मान रखते हैं तो 6.67 गुणे 10⁻−34 गुणे सी प्रकाश की चाल 3 × 10⁻8, है ना, 3 × 8 मीटर पर सेकेंड होती है ना। अब बटा हमारे पास है लैम्डा का मान रखेंगे, लैम्डा का मान कितना 1.79 गुणे 10⁻−10 है ये, सॉरी 10, यहाँ पे 10 आएगा, है ना, ये कितना आएगा 10 आएगा ये। अब देखिए ई बराबर काट देते हैं, देखिए यहाँ से ये कट जाएंगे पावर, देखिए 6.67 अब बट्टा 1.79 ये बचा, और यहाँ देखिए 10 के पावर, यहाँ 10 कट गई तो 24 बची, फिर 8 घट जाएंगे 16 बचेंगी माइनस की ना, ये 16 बची माइनस की, है ना। तो ई बराबर आएगा हमारे पास, अब देखिए भाग लगा देंगे, जब भाग लगाएंगे तो आएगा 11.178 गुणे 10⁻−16 जूल, ये आएगा देखिए, है ना। तो देखिए विद्यार्थी ई बराबर 11.178 गुणे 10⁻16 जूल आ गया, और ये देखिए हमारा आंसर है, ठीक है। तो चलिए देखिए आपके भी समझ में आया होगा। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थी 7वां करेंगे। देखिए कह रहा है यौगिक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब का वंदना किरण आरेख बनाकर समझाइए। फिर कह रहा है इसके लिए आवर्धन क्षमता के सूत्र की स्थापना भी कीजिए। ये भी 5 अंक का है। चलिए इसको 7वां को सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद ये अथवा वाला बचेगा, जो सारे क्वेश्चन बचेंगे उसको अगले पार्ट में कराऊंगा, वीडियो लंबा हो जाता है ना, तो अपलोड करने में बहुत दिक्कत पड़ती है, ठीक है। तो देखिए 7वां पहले कर लेते हैं, ये करा देता हूँ, इसके बाद इसको अगले पार्ट में करा दूंगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए तो देखिए 7वां यौगिक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब का वंदना किरण आरेख बनाकर समझाइए। इसके लिए आवर्धन क्षमता के सूत्र की स्थापना कीजिए कह रहा है। तो देखिए विद्यार्थियों किरण आरेख इस प्रकार आपको खींचना है ना। इस प्रकार ये हमारा अवदर्शक लेंस है, इस साइड वस्तु रखी होती है, ये हमारा नेत्रिका लेंस है, इस साइड से हम वस्तु को देखते हैं। वस्तु देखिए बहुत सूक्ष्म होती है, जो ए बी नाम की वस्तु रखे हैं, देखिए वस्तु की दूरी अवदर्शक लेंस से, जो इसको अवदर्शक लेंस को ऑब्जेक्ट लेंस बोलते हैं, नेत्रिका लेंस को आई लेंस बोलते हैं। तो ऑब्जेक्ट लेंस से जो वस्तु की दूरी को यूओ से लिखते हैं। इसके द्वारा देखिए ये जो वस्तु रखी होती है बहुत ही सूक्ष्म होती है, इसलिए इस लेंस की आवश्यकता पड़ती है, ताकि डायरेक्ट देखिए नेत्रिका लेंस इसको नहीं देख सकता है। इसलिए अवदर्शक लेंस क्या करता है, इस सूक्ष्म वस्तु का प्रतिबिंब जो है वास्तविक उल्टा और बड़ा बना देता है ए डैश बी डैश, मतलब ए बी नाम की वस्तु थी, ए बी नाम की वस्तु थी, इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश कौन बनाता है, अवदर्शक लेंस बना देता है। मतलब ये बहुत सूक्ष्म होती है, हमें नग्न आँखों से नहीं देख सकते इसको, इसलिए अवदर्शक लेंस का काम होता है कि इसका जो प्रतिबिंब है थोड़ा बड़ा बना दो, है ना। ये थोड़ा बड़ा बना देता है इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, जब थोड़ा बड़ा प्रतिबिंब बन जाता है, और देखिए ये वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, बड़ा बनता है। जब यहाँ पे बन जाता है ये प्रतिबिंब देखिए विद्यार्थियों, ये नेत्रिका लेंस के फोकस, नेत्रिका लेंस के फोकस और देखिए प्रकाशिक केंद्र के बीच में बनता है, फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में बनता है, नेत्रिका लेंस के फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में बनता है। जब ये प्रतिबिंब बन जाता है, यही प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है, और इसका देखिए नेत्रिका लेंस द्वारा जो इस वस्तु का जो अंतिम प्रतिबिंब है, यहाँ पर देखिए आभासी सीधा और बड़ा बनता है, ये देखिए, है ना, ये बनता जाके देखिए वी ई लिख दिया हूँ, वी का मतलब है नेत्रिका लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, है ना। ये देखिए इस प्रकार बनता है, और चित्र आपको एकदम के इसी प्रकार बनाना है और सीख लेना, क्योंकि देखिए बहुत ही क्वेश्चन ये आता है ये। हाँ देखिए आप देख सकते हैं, देखिए ये देखिए यहाँ से देखिए प्रतिबिंब की दूरी के बी ओ लिखा गया है ना, और देखिए ये वस्तु कार्य कर रहा है, ये जो ये प्रतिबिंब बना है, ये वाला प्रतिबिंब, मतलब ये अवदर्शक लेंस जो है, अवदर्शक लेंस ने ए बी नाम की जो वस्तु थी उसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनाया है। तो ये इसको देखिए ये प्रतिबिंब जो है इसके लिए वस्तु कार्य कर रहा था, यू ई दूरी है ये, है ना। ये आप इसको बना लीजिएगा। ये देखिए झुकाव है बीटा, यहाँ से देख रहे हैं वस्तु को। अब देखिए मैं इसमें लिख भी दिया हूँ,
आप तैयार कर लेना। देखिए मैं लिखा क्या हूँ, देखिए देख लेते हैं। जिस प्रकार लिखा जाता है, देखिए कि इस सूक्ष्मदर्शी में दो लेंसों का प्रयोग किया जाता है। पहले लेंस को अवदर्शक लेंस बोलते हैं व दूसरे लेंस को नेत्रिका लेंस बोलते हैं। अगर और लिखना चाहते हैं और लिख सकते थे कि अवदर्शक लेंस की तरफ वस्तु रहती है और नेत्रिका लेंस की तरफ हमारी आंख रहती है, ये भी लिख सकते थे हम। देखिए अवदर्शक लेंस में क्या लिखा है कि यह लेंस वस्तु की तरफ होता है, इसके द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक बड़ा तथा उल्टा होता है, जो नेत्रिका लेंस के फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में बनता है। इसके बाद देखिए फिर लिखे हैं हम नेत्रिका लेंस। नेत्रिका लेंस में क्या लिखे हैं कि अवदर्शक द्वारा बना प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के लिए वस्तुकार करता है, तब नेत्रिका लेंस द्वारा वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब आभासी, सीधा व बड़ा बनता है। ठीक है, तो ये आपको ये करना है। तो इसके बाद जो है आवर्धन क्षमता हमको निकालना है। आवर्धन क्षमता देखिए किस प्रकार निकालेंगे उसको भी हम देख लेते हैं, चलिए। तो देखिए विद्यार्थियों, हेडिंग डालेंगे आवर्धन क्षमता। देखिए आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है एम बराबर बीटा बटा अल्फा। तो यहाँ से देखिए हमको आवर्धन क्षमता निकालना है। देखिए विद्यार्थी लिखेंगे चूंकि वस्तु बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी होती है, इसलिए देखिए जो बीटा बराबर, हम देखिए बीटा को मैं टेन बीटा भी लिख सकता हूँ क्योंकि वस्तु बहुत छोटी होती है। अल्फा को मैं टेन अल्फा लिख सकता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि बहुत छोटी होती है तो बहुत छोटे कोण बनेंगे, इसलिए लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए एम बराबर आएगा टेन बीटा बटा टेन अल्फा। देखिए बीटा के बराबर टेन बीटा है तो बीटा या टेन बीटा लिख दिया। अल्फा और टेन अल्फा है तो देखिए अल्फा या टेन अल्फा लिख दिया, तो एम बराबर टेन बीटा बटा टेन अल्फा। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों में टेन बीटा का मान निकालूंगा और टेन अल्फा का मान निकालूंगा। चलिए देखिए चित्र में देख लेते हैं टेन बीटा का मान और टेन अल्फा का मान किस प्रकार निकालेंगे। तो चलिए देखिए चित्र में आते हैं हम। तो देखिए विद्यार्थियों जब टेन बीटा का मान निकालेंगे, देखिए बीटा हमारा यहाँ है, तो यहाँ देखिए जब मैं टेन बीटा का मान निकालूंगा, देखिए यहाँ पर देखिए हमारा 90 डिग्री बनेगा, ये देखिए ठीक है ना। तो ये समकोण बन रहा है, तो टेन बीटा बराबर हो जाएगा, देखिए लाल बटे कक्का से लंब बटा आधार। तो लंब हमारा क्या है ए डैश बी डैश, आधार क्या है हमारा ए डैश ओ डैश, है ना। तो लिख देंगे हम टेन बीटा बराबर ए डैश बी डैश बटा ए डैश ओ डैश। और यही यहाँ पर के लिखा गया है, देखिए टेन बीटा बराबर ए डैश बी डैश बटा ए डैश ओ डैश। इसके बाद देखिए टेन अल्फा लिखेंगे। टेन अल्फा बराबर देखिए क्या होता है, देखिए विद्यार्थियों टेन अल्फा बराबर क्या होता है। टेन अल्फा देखिए हमारे, देखिए वस्तु यहाँ पर है, वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण टेन अल्फा होता है। देखिए तो वस्तु हमारा देखिए इस प्रकार, इसको देखेंगे हम इस प्रकार, है ना। देखिए इस प्रकार देखेंगे, अगर इस प्रकार देखें हम, देखिए इसे यहाँ पे हमारी देखिए आँख है ना, तो यहाँ पे हमारा कहीं अल्फा होगा टेन अल्फा। तो टेन अल्फा बराबर देखिए लंब हमारा ये हो जाएगा, आधार हमारी ये पूरी दूरी ली जाएगी। तो देखिए टेन अल्फा बराबर लिखेंगे ए बी और बटा में लिखेंगे ये देखिए दूरी ये वाली, ये डी माइनस का डी, है ना, ये दूरी लिखेंगे। देखिए टेन अल्फा वाला देखिए लंब बटा आधार, तो लंब देखिए लंब हमारा ये है, आधार ये पूरा यहाँ से यहाँ तक रहेगा। देखिए कि जो टेन अल्फा होता है, अल्फा जो कोण होता है वो देखिए वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण होता है, यहाँ पर मतलब बना कोण होता है। तो देखिए लंब का टेन अल्फा बराबर लिखेंगे लंब बटा आधार, तो लंब का काम तो ये कर जाएगा, आधार ये नीचे वाला रहेगा, तो ये पूरा डी रहेगा हमारा ये वाला माइनस का डी। तो टेन अल्फा बराबर लिखेंगे ए बी बटा माइनस का डी लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है टेन अल्फा बराबर ए बी बटा माइनस का डी लिखा गया है। इसके बाद देखिए विद्यार्थी एम बराबर टेन बीटा का मान रख देंगे ए डैश बी डैश बटा ए डैश ओ डैश, और देखिए टेन अल्फा का मान रखेंगे ए बी बटा माइनस का डी। फिर देखिए बाय बाय गुणा करा देंगे इस प्रकार, बाय बाय का गुणा अंता अंता गुणा कराएंगे। तो देखिए ए डैश बी डैश गुणा माइनस डी बटा ए डैश ओ डैश और ए बी, ये हो जाएगा, हो जाएगा। इसके बाद देखिए हमको सारे मान रखना है। तो देखिए एम बराबर देखिए ए डैश बी डैश रख देते हैं, माइनस डी तो रखा है, ए डैश बी डैश देखिए कहाँ रखेंगे, ए डैश बी डैश क्या देखिए हमारा, तो देख सकते हैं विद्यार्थियों जब ए डैश बी डैश में आते हैं, देखिए देखिए ए डैश ये बी डैश है ना, तो जब ए डैश बी डैश में आएंगे हम, तो देखिए ए डैश बी डैश में देखिए यहाँ से दूरी ये वाली दूरी देखिए कितनी दूरी, ये वी ओ दूरी है, ठीक ना, मतलब अवदर्शक लेंस से वस्तु दूरी लेंगे। देखिए तो ए डैश बी डैश की दूरी कितनी, यहाँ से वी ओ है, वी ओ ए डैश बी डैश की दूरी। तो देखिए वहीं पे लिखा गया है यहाँ पे ए डैश बी डैश की दूरी कितनी है, देखिए वी ओ, ये माइनस डी जो करता हूँ। अब ए डैश ओ डैश लिखेंगे, देखिए ए डैश ओ डैश का हमारा देखिए ए डैश ओ डैश, है ना। अब देखिए ये हमारा देखिए ए डैश है, ये ओ डैश, इसकी दूरी कितनी कितनी है, यू ई है। तो देखिए यू ई लिखा गया है ए डैश ओ डैश की जगह, देखिए ए डैश ओ डैश, ए डैश ओ डैश जगह देखिए यू ई। अब ए बी की दूरी कितनी, देखिए ए बी देख लेते हैं। देखिए अब देखिए विद्यार्थियों ए बी का अगर देखेंगे, देखिए ए बी हमारा ये है, तो ए बी की दूरी कितनी यू ओ है। अब देखिए ये बाएं साइड है, जब बाएं साइड हो तो विद्यार्थी उसको माइनस कर लिया जाता है। और देखिए यू ई का मान भी माइनस कर लेंगे, ये बाएं साइड थी। जब वी ओ का मान लेंगे, ये दाएं साइड है तो इसका प्लस कर लेंगे, ठीक ना। तो यू ओ का मान, अब यू ई का मान माइनस लेंगे तो ए बी का मान यू ओ आएगा, लेकिन माइनस का आएगा, और यू ई का मान भी माइनस का ही आएगा। देखिए तो देखिए यू ओ का मान भी माइनस कर लिया है, यू ई का मान माइनस लिया है। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों डी का मान तो माइनस का था ही है हमारा, ये कट जाएगा। देखिए तो बी माइनस का आगे कर देंगे तो माइनस का बी ओ बटा यू ओ,
और D/UE ये हमारा हो जाएगा आवर्धन, यही हमको निकालना था। इसके बाद देखिए दो कंडीशन भी होती हैं, दोनों शर्त में सूत्र लिख देंगे। पहला शर्त है जब अंतिम प्रतिबिंब स्पर्श दर्श की न्यूनतम दूरी पर डी पर बने तो एम बराबर होता है -BO/UO कोष्टक 1+D/FE। और जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो एम बराबर होता है -BO/UO कोष्टक D/FE। तो ठीक है विद्यार्थियों, आप तैयार कर लेना, ये बहुत ही आता है ना। ये जो आपका यौगिक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है और खगोलीय दूरदर्शी है, परावर्तक है ना, ये बहुत आते हैं। तो इनको एक तीनों में एक पक्का आपका, तीनों में पक्का आपका एक ठो आ जाएगा, इसलिए आप इनको तैयार रखें बड़े अच्छे से। तो चलिए देखिए, आपके समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए विद्यार्थियों, चलता हूँ, नमस्कार।